हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की, उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्शंस। तो अब हम उसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ प्रोसीड कर सकें। वी हैव टू स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट, बट कॉस्ट शीट में हम मूव करने से पहले हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं। तो उसके लिए हम पहले आज उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन करेंगे। सो ICM में इंस्टीट्यूट ऑफ Cost and Management Accounts defines cost as cost is the amount of expenditure actual or notional। cost एक खर्चा है जो हम एक्चुअल में करते हैं या नोशनली करते हैं। नोशनल का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, बट कोई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं हुई, मेरी पॉकेट में से कुछ भी बाहर नहीं गया, बट हम उसको अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी खर्चा हमने इंकर किया है किसी थिंग के ऊपर, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने जो भी मैन्युफैक्चर किया, जैसे चेयर, पेन, शर्ट, साइकिल, या कोई सर्विस प्रोवाइड की है, जैसे टेलीफोन सर्विसेज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो इन सब के लिए जो चार्ज किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। अब कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ये 3 एलिमेंट्स प्रैक्टिकल पोर्शन पर प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कॉस्ट शीट करने के लिए इन 3 एलिमेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट क्या है? ये सारी कॉस्ट आई हैव presented this all the elements of cost in one chart. Here is the chart, elements of cost। तो 3 तरह के elements of cost है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हम आगे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह जो लेबर कॉस्ट है उसके आगे 2 पोर्शन है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के आगे 2 पार्ट्स को उनमें डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक पोर्शन है डायरेक्ट का, दूसरा पोर्शन क्या बन रहा है? इनडायरेक्ट का। अगर हम जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको ऐड कर दें तो वो हमारे बन जाते हैं ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स आर बेसिकली अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सब को मिला के कहते हैं ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स की आगे 3 टाइप्स होती हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनको प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है। दूसरे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हमने जब कॉस्ट शीट स्टार्ट करनी है तो उसमें हमने क्लासीफाई करना है, अलग अलग कर देना है। डायरेक्ट मटेरियल को अलग डालना है, इनडायरेक्ट को अलग डालना है। जितने भी डायरेक्ट हमारे खर्चे होंगे वो उनकी रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनकी रिकॉर्डिंग अलग होएगी। तो इसीलिए सबसे पहले कि हमारे पास एक बेस होना चाहिए, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से खर्चे हमारे डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, कौन सा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। तो उसके लिए आपको पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़े से नोट्स तैयार किए हैं मैंने, ताकि आपको ये क्लियर किया जा सके कि किस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में? फर्स्ट एलिमेंट हमारा कॉस्ट का क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट 2 तरह की है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? वो मटेरियल जिसको हमने स्पेशली
अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए ही परचेज़ किया है। जैसे मैंने फर्नीचर बनाना है उसके लिए वुड को परचेज़ किया, ड्रेस मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए क्लॉथ को परचेज़ किया, हाउस मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमने ब्रिक्स सीमेंट को परचेज़ किया, पेंसिल के लिए ग्रेफाइट यूज़ होता है, गुनी बैग्स बनाने के लिए जूट यूज़ होता है। तो इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी मटेरियल को स्पेशली किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए ही परचेज़ किया गया हो तो वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम देख के ही पहचान सकते हैं कि इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। फर्नीचर को हम देख के कह सकते हैं कि इसमें वुड का इस्तेमाल हुआ है, तो वुड इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल। तो जिस मटेरियल को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में तो उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। उसी तरह अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लूज़ फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे अब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं तो आप उसका लिक्विड ऐसे कैसे भेजोगे, आप उसके लिए पैकिंग करते हो, बॉटल्स यूज़ करते हो, कंटेनर्स, टिन यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो पैकिंग है उसके बिना हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हाथ में तो वो लिक्विड नहीं ना आपको पकड़ाएंगे, तो उसकी पैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई ऐसी पैकिंग जो प्राइमरी पैकिंग है, जो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप अपने प्रोडक्ट को पकड़ नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते। अब मुझे इंक ही चाहिए, इंक मुझे हाथ में थोड़ी ना मिलेगी, इंक मुझे इंक पॉट में मिलेगी, तो इंक पॉट क्या है, उसकी प्राइमरी पैकिंग। उसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए कार्टून्स का इस्तेमाल होता है, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। तो जो प्राइमरी पैकिंग वाले मटेरियल भी होते हैं उनको भी डायरेक्ट मटेरियल माना जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की पैकिंग सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उसकी मतलब एक गुड लुकिंग के लिए की गई है तो दैट इज़ अ सेकेंडरी पैकिंग। जैसे अब सिगरेट है, अब सिगरेट के जो अंदर पार्टिकल्स यूज़ हुए हैं, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, आप उसको हाथ में लेके स्मोक नहीं कर सकते। तो सिगरेट की एक पैकिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको स्मोकिंग किया जा सके। तो बेसिकली वो पैकिंग उसकी क्या मानी जाएगी, प्राइमरी पैकिंग। लेकिन अब जैसे हमने क्रॉकरी का सामान है तो क्रॉकरी को पैक किया जाता है ताकि उसको आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल किया जा सके। तो वो जो पैकिंग है उसको हम सेकेंडरी पैकिंग मानेंगे। उसी तरह कुछ पार्ट्स, कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर कार में टायर्स नहीं होंगे तो वो उसके बिना इनकम्प्लीट है। मेरा कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, जैसे मेरी एलसीडी है, टीवी है, कुछ भी ऐसा है, वॉशिंग मशीन है, अगर वायर्स का इस्तेमाल नहीं होएगा तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ पार्ट्स उसमें, कुछ कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं जिनके बिना मेरा प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। तो ऐसी चीज़ों को हम डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते अपने फाइनल प्रोडक्ट में, जो मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, या उनकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है, वो मतलब मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट को भी कवर नहीं करते, तो उनकी कॉस्ट ही बहुत माइनर सी होती है कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। इस तरह के मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ड्रेस बनाने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल हुआ, काइट के लिए गम का इस्तेमाल हुआ, फर्नीचर में नट्स, नेल्स का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे मेन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे। मतलब अगर मैं फर्नीचर में देख के हम ये नहीं कह सकते कि भी नेल्स का फर्नीचर बना हुआ है, हम तो उसे वुडन फर्नीचर ही कहेंगे। लेकिन उनके असिस्टेंस के बिना, उनकी हेल्प के बिना, उनके बिना अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करना मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबर कॉस्ट।
अब लेबर कॉस्ट क्या है? जो भी रेमुनरेशन, वेजेस, सैलरीज, कमीशन हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं उसको लेबर कॉस्ट कहा जाता है। अब उसी तरह लेबर भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर क्या है? वो लेबर जो हमें प्रोडक्शन में, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प करती है, जो जॉब, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस करने में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो हेल्प करती है रिपेयर में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में, जो टूल सेट करने में, ताकि प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जा सके। मतलब हम साफ क्लियर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो भी लेबर एक्चुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और वो ऐसे प्रोसेसेस में हेल्प करती है जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो हम वहाँ पे जो वेजेस ऑफ ड्राइवर हैं, ड्राइवर को हम डायरेक्ट लेबर ही मानेंगे। जो वेजेस कंडक्टर को पे की जाती हैं, ऑपरेटर को पे की जाती हैं, उन्हें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि उनके बिना काम आगे बढ़ेगा नहीं। वो एक्चुअली जब सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व पीपल हैं तो उनको हम डायरेक्ट लेबर का ही हिस्सा मानेंगे। सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट लेबर। अब जो लेबर प्रोडक्शन में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती बट उनकी सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हमने मतलब अब स्टोर कीपर एक रखा है जो हमारे मटेरियल की रक्षा करता है, उसको देखता है, स्टोर का ध्यान रखता है, इंस्पेक्टर है, वॉचमैन रखा हुआ है, पानी की फैसिलिटी के लिए वाटरमैन रखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन एक रखा हुआ है। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज हमें नीडेड है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में या सर्विसेज प्रोवाइड करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी हैं, इनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, तो इनको हम जो पे करते हैं उसको इनडायरेक्ट लेबर माना जाता है। हमने पढ़ा कि भी 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एंड द थर्ड वन आर अदर एक्सपेंसेस। जो भी हम खर्चे करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, मटेरियल और वेजेस को छोड़ के जो भी हम एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं, जैसे मान लो जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है वो जगह मैंने किराए पे ली हुई है तो मुझे उस जगह का रेंट देना पड़ता है, मैंने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा रखी है, मेरे एसेट्स जो वहाँ पे यूज़ होती हैं, जो मशीन्स यूज़ होती हैं, उनके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन पड़ती है। तो जितने भी एडिशनल खर्चे होते हैं उनको हम अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस जिनको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो मेरी जॉब के साथ, मेरे काम के साथ, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ या सर्विसेज प्रोवाइड करने की मेरी जॉब के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिनको स्पेशली मैं अपने काम के लिए ही इंकर कर रही हूँ, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, जिनको पर्टिकुलर जॉब के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब वो मेरी जॉब को पूरा करने के लिए, मेरे काम को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी थे, मेन थे, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मान लो हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें कुछ माउल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है डिज़ाइन देने के लिए, पैटर्न्स बनाने के लिए, तो जो हमने वहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में माउल्स यूज़ किए हैं, उनको भी, जो भी सांचे हमने यूज़ किए हैं, वो सारे, उनका खर्चा भी क्या माना जाएगा? डायरेक्ट, क्योंकि वो मेरी जॉब के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके बिना मैं अपना काम नहीं कर सकती, उनको मैंने स्पेशली अपनी जॉब के लिए ही परचेज़ किया है, वो डायरेक्टली एलोकेट किए जा सकते हैं मेरी जॉब के साथ, तो इसीलिए उनको हम कौन सा खर्चा मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सेकंड इज़ जो भी लेसी लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर
लेसर को रॉयल्टी पे करता है, उस रॉयल्टी को भी क्या माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो पेटेंट की कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्ट के, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। मशीन को चलाने के जो खर्चे पड़ते हैं, उसके भी, जो फ्यूल का खर्चा पड़ रहा है, जो भी मशीन को चलाने के खर्चे होंगे, या अगर मान लो अपना काम करने के लिए मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी को स्पेशली हायर किया, और उस प्लांट एंड मशीनरी के जो भी मुझे हायर चार्जेस पड़ेंगे, क्योंकि अब उस प्लांट एंड मशीनरी को पर्टिकुलर मैंने अपनी जॉब के लिए बाय किया है, तो वो क्या है, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरह हमने किसी आर्किटेक्ट की, किसी सर्वेयर की सर्विसेज को हायर किया, तो उनकी जो भी उन कंसल्टेंट्स की हमने फ़ीस पे की, तो वो स्पेशली उसी पर्टिकुलर अपने काम के लिए हमने पे की है, तो इसके लिए उसको भी क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कोई अपने काम से रिलेटेड मैंने रिसर्च का खर्चा किया, वो भी डायरेक्ट खर्चा है। फिर उसके लिए हम मटेरियल ख़रीद के लेके आए, तो जो भी हमें कैरियज इनवर्ड या फ्रेट चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड पड़ी है, उसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट खर्चे कौन से हैं, जिनको हम अपनी जॉब में, अपने ऑर्डर में, अपने प्रोसेस में, अपने काम के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दीज आर कॉमन एंड आर अपोर्शन टू ऑल जॉब्स। ये किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं हमने किए, ये हमने कॉमन एक्सपेंडिचर किए हैं। जितने भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, ये सबके लिए ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ये बेनिफिट नहीं दे रहे। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने फैक्ट्री ली रेंट पे, तो फैक्ट्री रेंट, जो भी फैक्ट्री की इंश्योरेंस का खर्चा है, वो वहाँ पे अब फैक्ट्री में जितने भी काम हो रहे हैं, वो सब तरह के कामों के लिए वो खर्चा किया जा रहा है, तो इनको हम क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमने जितने भी इनडायरेक्ट खर्चों की बात की, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, ओवरहेड्स। इनको कहते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या हैं, ओवरहेड्स होते हैं कॉस्ट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन है, नाम से ही पता चलता है ओवरहेड्स। तो ये उनके एडिशनल बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो उनको बियर करना पड़ता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने काम में। अब ये जो ओवरहेड्स हैं, इनको हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तीन तरह के ओवरहेड्स पड़ते हैं। पहले हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ जो ओवरहेड्स पड़ते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलती है, इसीलिए इनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। दूसरे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस के जो खर्चे हैं। एंड द थर्ड वन इज़, जब प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा ओवर हो जाएगा, ऑफिस वालों ने ऑफिस का संभालना है, हमने प्रोडक्ट को अब सेल करना है, तो उसके जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इस तरह से ये तीन तरह के ओवरहेड्स हैं जो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पड़ते हैं। सो दिस इज़ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड्स। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ओवरहेड्स क्या हैं, कॉस्ट ऑन कॉस्ट, दीज आर द एडिशनल बर्डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स तीन तरह के हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री वालों के और नाम क्या हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वालों को क्या कहा जाता है? एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स हैं जो कंपनी की, जो बिज़नेस की मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड की जगह वर्क्स ओवरहेड दे सकते हैं। तो वी शुड बी क्लियर विद दीज नेम्स ऑल्सो, कि जैसे अभी मर्जी वर्ड आ जाए हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ ओवरहेड्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स किए जाते हैं सेल को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नो डाउट हम सिर्फ सेल को ही इंक्रीज़ करने के लिए नहीं, बल्कि गुड्स को फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी करते हैं। तो इन्हें मार्केटिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है। जैसे कि जो सेल्समैन हैं उनको सैलरी देना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना, तो ये सारे मार्केटिंग के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये जो भी आज हमने किया, ये सारी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन थी। उसकी सारी इसमें कंप्लीट आपको कंसेप्ट बताया कि कैसे कॉस्ट बनती है और किस कॉस्ट को हम डायरेक्ट मानते हैं, किसको इनडायरेक्ट मानते हैं। अब अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कॉस्ट शीट, तो उसमें हम इन ओवरहेड्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे। थैंक यू।